हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है दी इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द साइड्स आर, और हमें साइड्स लेंथ हमें दिए हुए हैं और हमें ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है ना। तो इन रेडियस हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो अगर आपको ट्रायंगल याद है ना, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग इन रेडियस कैसे निकालते हैं? इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस अगर आप देखोगे तो ये अगर आपका ट्रायंगल है तो इन सर्कल का जो रेडियस होता है, और इन सर्कल क्या होता है? जो इस ट्रायंगल को अंदर की तरफ से टच कर रहा। ठीक है, तो इसका जो ये आर होता है यही इन रेडियस कहलाता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग के पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। स्मॉल आर हम क्या लिखते हैं? डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस हम इसको यूज कर रहे हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और एस क्या है? हाफ पेरीमीटर है ना, और सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। इस टाइप के नोटेशन आपने लोअर क्लासेस में देखे होंगे। ठीक है, तो अगर हमें साइड लेंथ पता है तो सेमी पेरीमीटर तो हम निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4242। ठीक है, और अगर हम डेल्टा की बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हमें ये भी याद है कि अगर हमारे पास 3 साइड लेंथ दिया रहता है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है हमारा? एस 42 है। 42 माइनस ए 26, है ना, ये कितना दे देगा? 16। 42 माइनस 28, ये कितना दे देगा? 14। ठीक है, इंटू एस माइनस सी 14, 42 माइनस 30, ये कितना दे देगा? 12। ठीक है, और ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अब इसको सॉल्व करके निकालने का ट्राई करो। ठीक है, तो 42 को अगर हम ब्रेक करें तो कितना दे देगा? 7 इंटू 6 में आ जाएगा। 16 तो ऑलरेडी हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना, तो इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। 16 का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको सेम रहने देते हैं। 14 को हम 7 इंटू 2 कर सकते हैं, और 16 को फिर से हम, सॉरी 12 को हम फिर से 6 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो, ये दोनों मिलके एक 7 बाहर आ जाएगा, ये दोनों मिलके एक 6 बाहर आ जाएगा, ये दोनों मिलके एक 2 बाहर आ जाएगा, और 16 से 4 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये हमारे पास एरिया हो गया, और हमें इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 42, और 42 किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 6, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इसका इन रेडियस कितना होगा? 8। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक सम दिया हुआ है, लेट दी सम ऑफ सिग्मा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9, और हमारे पास ये एक टर्म है। ठीक है, n+1 और ये n+2, रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q are co-prime, then find the value of greatest integer of q minus p by 100। ठीक है, तो देखो इस वाले पार्ट में सिग्मा, क्योंकि इस टाइप के एक्सप्रेशन पे लगा हुआ है जिसमें टर्म्स क्या हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो इस टाइप के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, और अगर दो ही टर्म होता, मान लो कि सिर्फ हमारे पास इस टाइप का टर्म होता, 1/n इंटू n+1 होता, तो इसको हम कैसे दो टर्म में ब्रेक कर पाते? डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास 3 टर्म हो या 3 से ज्यादा टर्म हो, तो हमेशा दोनों एंड वाले टर्म को आपको देखना है। ठीक है, या जो सबसे छोटा है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस सीरीज को हम ऊपर वाला जो टर्म है इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं?
बाद वाला जो टर्म है n+2 और जो सबसे पहले वाला टर्म है n+2 माइनस n, है ना। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऊपर में 2 एक्स्ट्रा हो गया, इसके लिए हम हाफ से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यही वाले जो समेशन, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। और ऐसे फॉर्मेट में लिखने से फायदा क्या होगा, ऐसे फॉर्मेट में लिखने से फायदा होगा कि जो आपका अंदर वाला टर्म है वो इस तरीके से दो अलग अलग टर्म में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को देखो, मैं ये लिख देता हूँ 1/2 सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to 9, और यहाँ पे मैं Tn लगा देता हूँ, ठीक है। और Tn को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, तो Tn हमने क्या ले लिया, n+2 माइनस n बाई n इंटू n+1, और ये n+2, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा n+2 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस n अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2, ठीक है। देखो टर्म कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n इंटू n+1 और -1/n+1 इंटू n+2। इस टाइप के ऐसे करने से फायदा क्या होता है कि जो आपका एक टर्म आगे वाला और एक टर्म पीछे वाला आपका कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। जैसे Tn है, और Tn क्या है, इस सिग्मा में n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे जाएगा, तो ये n की वैल्यू 1 से लेके 9 तक जाएगा, है ना। तो हम T1 पहले कैलकुलेट करेंगे, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले एक्सप्रेशन में n की जगह पे 1 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, ठीक है। वैसे ही आप T2 निकाल के देखो क्या होगा, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, ठीक है। और आपको अब पैटर्न दिख रहा है ना। और इसी तरीके से अगर आप T9 निकालोगे, तो T9 कितना होगा 1/9 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 11, ठीक है। और इसको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे, तो इस सिग्मा समेशन को मैं S मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये T1 से लेके T9 तक ऐड होगा, है ना। T1 से लेके T9 तक अगर ऐड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन S मिल जाएगा, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो टर्म इस तरीके से टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म 1/1 इंटू 2 माइनस 1/10 इंटू 11 का टर्म आपके पास बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको इजीली कर पाओगे, ठीक ना। अब देखो S को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। और फाइनली जो हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, और जो हमें इनिशियल जो सम दिया हुआ था, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस सिग्मा की वैल्यू को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो सिग्मा टाइम्स n इक्वल टू 1 to 9 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ s, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 1/10 इंटू 11, ठीक ना। इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो 1/2, और ये नीचे में 110 आपका एलसीएम हो गया, ऊपर में 55 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 54/110 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 27 आ गया, 27/110, ठीक है। और ये टर्म क्या है, P/Q के फॉर्मेट में ही है। और तो यहाँ पे देखो P/Q की वैल्यू कितनी आ गई 27/100, ठीक है। ये चेक करोगे, ये को प्राइम नंबर ही है। तो अब Q की वैल्यू कितनी आ गई 110, और P की वैल्यू 27। तो Q माइनस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 माइनस 27, 3 और 8, 83। जबकि हमें निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Q माइनस P/10, तो ये कितना हो जाएगा 83/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 8, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। इजी है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं, इन अ ट्रायंगल इफ एंगल A एंड एंगल B आर गिवन, then the length of the side of and the length of the side of opposite of angle C is this,
देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन हमें ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है किस टाइप का ट्रायंगल है, लेकिन उसने दो एंगल यहाँ पे दे रखा है ना, और इस दो एंगल और थर्ड एंगल के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है। तो पहले इस एंगल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए अगर ले लो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √6 + 1 अपॉन 2√3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। ठीक है, दोनों पार्ट को आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहा है, तो अगर आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो हमें टेन इनवर्स का तो याद ही होता है। तो इस वाले पार्ट को हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी हम लोग टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। टेन इनवर्स 1/√3 कितना दे देगा, तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और √2, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1/√2, है ना। इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो साइन इनवर्स है, तो पहला वाला पार्ट में ये हमें दिया हुआ है √6 + 1, ये हमें दिया हुआ है 2√3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व करके देखना कितना आता है। तो ये वाला पार्ट शायद आपका √3 - √2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख पाएंगे, √6 + 1/√3 - √2। ठीक है, सिंपल आपको टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ √6 + 1 अपॉन √3 - √2 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √6 + 1 अपॉन √3 - √2 इंटू 1/√2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है, तो ये वाला पार्ट आपका सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ -√3 निकल के आ जाता है। ठीक है, बस आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, अब इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल ये कैलकुलेशन है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करो, टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना। रैशनलाइज भी आपको करना पड़ सकता है, तो वो भी आप देख लेना। तो ये टर्म -√3 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और टेन इनवर्स ऑफ -√3 एक्चुअली में कितना होता है, 2π/3, याद है। तो यहाँ से देखो टर्म कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, π/3, है ना। यानी एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, π/3, और यही एंगल क्या है, एंगल बी भी है। और दो एंगल अगर हमें पता है तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं कि नहीं, एंगल सी कितना हो जाएगा, π - 2π/3, है ना। और यहाँ से भी हमें कितना मिल जाएगा, π/3। इसका मतलब जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ था वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि तीनों एंगल सेम आ रहा है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें एक साइड इसने ऑलरेडी दे रखा है, सी साइड 6 इंटू, तो हमारे पास जो साइड है, एक साइड लेंथ हमें पता है 6 इंटू 3⁴ ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आएगा, √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, है ना। और साइड लेंथ हमें पता है √3/4 इंटू 6 इंटू 3⁴ का स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 6 इंटू 6, और यहाँ से फिर से √3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और ये √3 मिलके फिर से 3 दे देगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 27। ठीक ना, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि वो ऐसा कुछ रैंडम ट्रायंगल आपको नहीं देगा जिसका आपको एरिया निकालना। ठीक है, तो इसने बस थोड़ा सा ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट इसने यूज कर लिया, ताकि आप ये चीज थोड़ा सा सॉल्व करके देख पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल एल के इक्वल है, और हमें 4l+1 निकालना है, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है कि क्या हमारा जो लिमिट है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम कैसे चेक करते हैं, सिंपली जो लिमिट है उस लिमिट की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि ये टेंडिंग वैल्यू है, तो x टेंडिंग टू जीरो पे ये भी जीरो को टेंड करेगा और ये भी जीरो को टेंड करेगा, तो ऊपर वाला पूरा टर्म किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, और डिनोमिनेटर भी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, है ना। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट ये बन रहा है, और 0/0 फॉर्मेट अगर हमें बन रहा है तो हम डायरेक्टली LH रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। LH रूल के बारे में आपने पढ़ रखा है, यानी हमें करना क्या है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके फिर उसको फिर से लिमिट क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो x टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3x², है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अभी भी l के इक्वल है। l कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और नीचे में 1/3x² है। ऊपर वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों टर्म का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो कि अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट का अभी भी है ना, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट का, लेकिन 0/0 फॉर्मेट एक्चुअली में बन किसके कारण रहा है, क्या डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसके कारण जीरो बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना। ऊपर वाला जीरो इस वाले टर्म के कारण बन रहा है और नीचे वाला जीरो इसके कारण बन रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म इस दोनों टर्म के कारण ये चीज बन रही है, ठीक है। और ये वाला पार्ट एक्चुअली में कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसी लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x²। ये वो वाला पार्ट है जिसके कारण हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, और ये नॉर्मल सा पार्ट है जिसमें आप सिंपली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट का टर्म भी दिख रहा है ना, तो LH रूल आप यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा आपको अगर किसी और मेथड से सॉल्व हो जाता है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो LH रूल भी आप लगा ही सकते हो, कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट का टर्म दिख रहा है तो हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इस वाले पार्ट में रेशनलाइज करें तो कितना आ जाएगा, L लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, है ना, इसी के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, 3x², और इसी का कंपोज ये वाला पार्ट जिसमें हम प्लस साइन के साथ लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दोगे कि ये वाला पार्ट भी फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम बस इसी के कारण आ रही है, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना दे देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितना दे देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले पार्ट में देखो, सॉरी यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा,
ये माइनस माइनस ये प्लस दे देगा, तो ये कितना दे देगा, 1 से 1 सिर्फ कैंसिल होगा और यहाँ पे 3x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x² कॉमन लोगे, x² प्लस 3 का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अब L की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाला टर्म आ गया x² इंटू x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x², और ये पूरा टर्म, ठीक है, 1 प्लस x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² इंटू 1 प्लस x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², ठीक है। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ये दोनों टर्म देखो कैंसिल हो गया। अब 0/0 फॉर्मेट कहीं पे नहीं बन रहा है, तो सिंपली आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। तो 0 पुट करोगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म देखो ऊपर में 3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में एक 3 का टर्म ऑलरेडी है, यहाँ से कितना आएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0, 1 प्लस 1 नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी 1, और यहाँ से भी वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो L की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ जा रही है, हाफ आ जा रही है, ठीक है। L की वैल्यू हाफ आ रही है। L की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब हम 4L प्लस 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाफ प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, ठीक है। तो ये लिमिट का एक क्वेश्चन था, बस हमें ये वाला स्टेप्स ध्यान रखना है कि जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तब तक वो लिमिट का क्वेश्चन एक्चुअली में बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फार्मर F1 हैज अ लैंड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट, है ना, 3 वर्टिसेस हमें दिया हुआ है। तो इसको अगर फिगर में ड्रॉ करें, हम फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक ओरिजिन पे है तो ये हमारे पास 0,0 हो गया, एक 2,0 पे है, और एक बीच में कहीं पे 1 होगा तो यहाँ पे 1,1 है, ठीक है। इस तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका जो लैंड है वो इसी शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बन रहा है, फ्रॉम दिस लैंड अ नेबर फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाई बिटवीन दी साइड PQ, है ना। तो यहाँ पे देखो ये नेम भी दे रखा है PQ और ये R, तो ये PQ साइड का जो है वो ले लेता है, एंड द कर्व y इक्वल टू x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का जो कर्व है, x टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर n जो है, ये कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, और दूसरा पॉइंट 1 से पास करता है, ठीक है। तो ये जो कर्व ये ड्रॉ कर रहा है वो कर्व ऐसा कुछ कर्व होगा, ठीक है, जो कि 1,1 से भी पास करेगा और 0 से भी पास करेगा। और यही वाला पार्ट वो क्या कर रहा है, यही वाला पार्ट वो क्या कर रहा है, ले रहा है, जो F2 वाला पार्ट, जो F2 फार्मर है वो ये वाला रीजन उसका ले रहा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर 2 इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो एरिया हमारा PQR का जो एरिया है वो हमारा हाफ आ गया, है ना। अब देखो सॉरी 1 आ गया, तो एरिया हमारा टोटल 1 आ गया, और इसका वो कितना परसेंट ले रहा है, 30%, यानी 3/10 पार्ट वो F2 फार्मर ले रहा है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो एरिया है ये टोटल एरिया का कितना है, ये टोटल एरिया कितना है 30% है। तो अगर मैं इसको a बोल देता हूं तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 का 30%, है ना, और ये कितना आ जाएगा 3/10। और a एक्चुअली में कौन सा होगा, a जो है ये वाला एरिया है जो हमने यहाँ पे डार्क किया हुआ है ना। और इस ये एरिया कौन सा एरिया है, ठीक है, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये एरिया कौन सा एरिया है, ये इस दोनों कर्व के बीच का एरिया है, ये y इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई एक स्ट्रिप चूज करेंगे तो इस स्ट्रिप का लेंथ होगा वही हमें क्या देगा, तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं, अपर कर्व कौन सा है y इक्वल टू एक्स का, और लोअर कर्व x टू द पावर n का, है ना। तो एरिया हमें क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। हम x एक्सिस
में dx में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और यही एरिया किसके इक्वल है, 3/10 के इक्वल है, ठीक है। तो ये पार्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्ट्रिप लिया है, ठीक है, इस चीज को अगर आप ध्यान दोगे तो ये कुछ ऐसा एरिया बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक dx का एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है। और इस dx एलिमेंट का विड्थ कितना है dx, और हाइट कितनी है, ये वाला हाइट है ना। और ये हाइट कितना होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि ये 0 0 और 1 1 से पास कर रहा है, और लोअर कर्व y इक्वल टू एक्स टू द पावर n तो दे रखा है। तो ये हमने हाइट लिख दिया और ये विड्थ लिख दिया, ठीक है। और इसको हमने इंटीग्रेट करना है बस। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/10 के इक्वल। वैल्यू पुट कर, लिमिट पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा, हाफ माइनस सेकेंड वाला 1/n प्लस 1 इक्वल टू 3/10, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है, तो इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/n प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2/10, ठीक है। 2/10 इक्वल टू 1/n प्लस 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, n प्लस 1 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो ये एक्चुअली में किस फॉर्मेट का होगा, जो उसका कर्व था y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 के फॉर्मेट का, ठीक है। तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सिंपली 4 के इक्वल, ठीक है। तो आई होप कि ये सब पार्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एरिया वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमें इसने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी इसने दे रखा है, हमसे p की वैल्यू पूछा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपली क्या होता है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सब का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस ट्वाइस p प्लस थ्राइस p प्लस 4p 5p, ठीक है। ये से लेके कहाँ तक है, 12p तक, है ना। और ये सबका सम कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सबको सम इजिली कर सकते हो, एपी आपको दिख ही रहा है ना। एक 6 का टर्म नहीं है, वो भी ध्यान रखना, 7p प्लस 8p इस टाइप से टर्म है, ठीक है। यहाँ पे 6 का टर्म एक मिसिंग है। मिसिंग है मतलब कि इस सीरीज में ये सीरीज एक्चुअली में बन नहीं रहा है एपी का, तो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप इसको ऐड करोगे, है ना। तो हर एक 12 11 10 9 8 7 5 4 3 सबको ऐड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 72। तो ये 72 इक्वल टू 1, तो यहाँ से p की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, 1/72, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दिया हुआ है, तो सिंपली आपको करना क्या है, सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हमने सिंपली 1 के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको याद है क्या होता है, कि क्वाड्रिलेटरल का चारों जो वर्टिसेस है वो एक सर्कल पे ही लाई करना चाहिए, ठीक है। और इसके साइड लेंथ हमें दे रखे हैं 2 और 5, ठीक है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं खुद से, और एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल का भी ध्यान रखते हुए कैसे भी आप ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ए बी सी डी एज्यूम कर ले रहे हैं। इस साइड लेंथ को अगर मैं 2 बोल देता हूँ, तो ये मेरा 5 हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा कि क्योंकि साइक्लिक है, तो इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का, ठीक है। फिगर सही से नहीं बना है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब हमें क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके चारों साइड्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 साइड्स तो इसने दे रखा है,
एक साइड ये और एक साइड ये हम एज्यूम कर लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए और बी साइड हमें निकालना है। अगर मैं इस दोनों को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में इस एंगल को यूज करके मैं, है ना, इस साइड लेंथ को अगर मैं एक्स बोल देता हूं तो एक्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं, सिंपल कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 25 29 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x कितना आ जाएगा, 19, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 19, ठीक है। क्योंकि साइड लेंथ है इसलिए हमने नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लिया, तो ये साइड लेंथ हमें पता चल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 19, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला हम इस वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी। फिर से हमें एक एंगल पता है तो हम इस दोनों साइड लेंथ में रिलेशन निकाल सकते हैं ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाला साइड लेंथ तो कितना है 19 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी, और कॉस 120 कितना हो जाता है माइनस हाफ। यहाँ से ये दोनों फिर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 19, ठीक है। तो ए बी में एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से है, दूसरा रिलेशन के लिए इसने बोल रखा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 4√3, ठीक है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे दो साइड पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी, याद है। तो यहाँ पे ये एंगल पता है, तो फर्स्ट इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया की बात करें, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, हाफ फर्स्ट वाले इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ 60, है ना, हाफ इंटू 2 इंटू 5 इंटू साइन 60। और दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 120, ठीक है। वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 60 कितना दे देगा हमें, साइन 60√3/2, ये कितना हो जाएगा 5√3/2, और साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी √3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, प्लस ab/√3/4, और ये वैल्यू किसके इक्वल हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 4√3, ठीक है। तो ये 4√3 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां से सॉल्व करो, ये कितना दे देगा, ab√3/4 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 5 3√3/2, ठीक है, दिख रहा है क्या, 3√3/2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ए इंटू बी हमें मिल गया, ठीक है। और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 40, है ना। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल के या तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो आपका पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 और बी की वैल्यू 3,
ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व करना है यहाँ से आप, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ए और बी हमें मिल जाएगा, तो ए और बी मिल गया, तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2+5+2+3 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, 12। ठीक है, तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। सिंपली आपको ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला हमने कुछ यूज किया, और बाकी सारा बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, एफ ऑफ वाई भी हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, कॉस एल एन वाई। एफ ऑफ एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स बाई वाई। और एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना। सिंपली सारी वैल्यू हमने लिख लिया, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और आंसर निकालने का ट्राई करना है। तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, कॉस एल एन एक्स इंटू कॉस एल एन वाई माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, और एल एन एम बाई एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये कितना दे देगा, कॉस ऑफ एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो सेम है हमारे पास, कॉस ऑफ एल एन वाई माइनस हाफ, और कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस साइन ए इंटू साइन बी, और यहां से भी करोगे तो फिर उसी टाइप का टर्म आएगा, है ना। और साइन वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस एल एन एक्स इंटू कॉस एल एन वाई। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, दोनों टर्म सेम है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है ना। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन में क्योंकि एक्स और वाई का कोई टर्म नहीं है, तो तुम कोई वैल्यू पुट करके भी यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक मेथड होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी एक्स और वाई का टर्म नहीं है, तो सिंपली आप वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है ना। तो बाइनोमियल में एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का जनरल टर्म क्या लिखते हैं हम, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। ठीक है, बस यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म है, इसका अगर हम जनरल टर्म देखें क्या होगा, ठीक है, तो जनरल टर्म को हम टी एन से लिख रहे हैं, तो टी एन कितना हो जाएगा, 10 CR एक्स बाई 3 स्क्वायर रूट टू दी पावर 10 माइनस आर, और ये √3 एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर आर। सिंपली ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब देखो इसमें जो वेरिएबल है उसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है, तो जो एक्स वाला पार्ट है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो फर्स्ट से क्या आ जाएगा, फर्स्ट से आपके पास ये √3 वाला पार्ट कांस्टेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 टू दी पावर आर। इस वाले पार्ट से 1/√3 का टर्म कांस्टेंट है, तो 1/√3 टू दी पावर 10 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी, x टू दी पावर 10 माइनस आर बाई 2, और यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी, x टू दी पावर माइनस ट्वाइस आर। ठीक है, इस दोनों को क्योंकि ये x सेम है, तो इस दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जब इसको कंबाइन करेंगे, तो टी आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी,
10 सी आर रूट 3 टू द पावर आर 1 बाय रूट 3 टू द पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा, ये देखो 5 माइनस आर बाई टू, 5 माइनस आर बाई टू और ये माइनस ट्वाइस आर, ठीक है, इसको 10 ही रहने देते हैं, तो ये 10 माइनस ट्वाइस आर बाई 10 माइनस आर बाई टू है माइनस ट्वाइस आर, तो ये 4 माइनस 5 है ना, तो ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 आर बाई टू, ठीक है। और क्योंकि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स की पावर कितनी होनी पड़ेगी, पावर ऑफ एक्स शुड बी 0, तो एक्स की पावर क्या है, ये वाला टर्म है, तो इस वाले टर्म को 0 कर दो, तो 10 माइनस 5 आर बाई टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ टर्म, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा कोफिशिएंट, है ना। बस इसमें आर की वैल्यू हमें क्या पुट कर देनी है, 2 पुट कर देनी है, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 10 सी टू 1 बाई 3 और रूट 3 ले लेते हैं, रूट 3 का स्क्वायर और ये 1 बाई रूट 3 टू द पावर 8, नहीं है, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, तो ये कितना दे देगा 10 सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सी टू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। रूट 3 और यहाँ से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 की पावर 4, है ना। और अगर इसको देख लो तो यहाँ से आपका 3 बच जाएगा, है ना, ये रूट 3 स्क्वायर है और ये रूट 3 टू द पावर 8 है, तो कितना बच जाएगा 6, है ना, 6 का मतलब 3 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नीचे में 27 आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट 27 आ गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 45/27, ठीक है, 45/27, 9 से कैंसिल हो सकता है 5 और 3, तो कितना आ जाएगा कोफिशिएंट 5/3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5/3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x into e to the power mod x and the line mod x equal to 1 and y equal to 0, y equal to 0 कौन सा लाइन हो गया, x एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है, x equal to 1 mod x equal to 1 मतलब x equal to 1 और x equal to -1, ये दो पार्ट हो सकता है, और ये कर्व है हमारे पास, ठीक है। इस कर्व का अगर आप ग्राफ प्लॉट करके करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट ग्राफ प्लॉट किए हुए भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो कर्व है अगर इसमें हम मॉड को ओपन करें तो हमारे पास ये कर्व बनेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी आपके पास तो ये कर्व बनेगा, और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ई टू द पावर -x, एक्स की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। इक्वल टू का साइन कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको करूं तो हमें ये नहीं पता कि ये कर्व ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये क्या होगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल के लिए हम ये, क्योंकि हमें कर्व के बारे में आइडिया नहीं है पहले से, तो हम क्या करेंगे सिंपली मॉड वाले तरीके से यूज करेंगे, हमें -1 से 1 के बीच में करना है, और ये चीज ब्रेक कहाँ पे हो रहा है 0 पे, तो अगर एरिया की बात इसने बोली है तो एरिया हम क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन -1 से 0, और -1 से 0 में कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला पार्ट x इंटू ई टू दावर -x, ठीक है, dx प्लस 0 से 1 में x e टू दावर x dx, ठीक है।
और अगर आप इसके, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो दोनों पार्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, मॉड यूज कर लेंगे दोनों पार्ट में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट को ही बस हमें ऐड करके आंसर करना है, और इसके बाद आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या यूज करेंगे, बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कितना दे देगा, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 0 तक, और इसमें मॉड लगा देंगे। और सेम इसका भी जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना दे देगा, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और इसमें भी हम लोग मॉड यूज कर लेंगे। सिंपली अब वैल्यू पुट करो, तो 0 पे ये वैल्यू कितनी दे देगी, ये 0 हो जाएगा, ये -1 दे देगा। ठीक है, -1 पे यहाँ पे है ना, एक टर्म ई टू द पावर 1 वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में 1, और सेम चीज आपका यहाँ से भी आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 2। अगर आप इसके कर्व की बात करो, y इक्वल टू एक पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स ई टू द पावर एक्स का टर्म। ठीक है, तो अगर कोई हमसे एक्स ई टू द पावर एक्स का ग्राफ के बारे में बात करता है, तो कुछ चीजें हम यहाँ पे चेक करके ग्राफ को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज कि ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये हमने ओरिजिन लिख दिया। इसके बाद अगर दूसरी चीज आप अगर चेक करने का ट्राई करोगे, तो ये क्या आता है कि इस कर्व में है ना, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। दूसरा अगर हम इसका डेरिवेटिव चेक करें, तो y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, वाई डैश कितना हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो ये कितना दे देगा, ई टू द पावर एक्स प्लस 1, है ना। और यहाँ से अगर आप वाई डैश के डेरिवेटिव के बारे में देखो, तो -1 से आगे पॉजिटिव है और -1 से नीचे नेगेटिव है ना। तो -1 पे हमें क्या मिल रहा होगा, मिनिमा मिल रहा होगा। ठीक है, और -1 से आगे मिनिमम मिल रहा हो, क्योंकि इसके आगे ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -1 से आगे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू -1 पे अगर चेक करेंगे तो वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी मिनिमम, और यहाँ से आगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता हुआ आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ ही मूव कर जाएगा, है ना। तो ये इस तरफ कहीं जाने वाला है। ठीक है, x माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात करें, तो माइनस इन्फिनिटी में ये 0 को टेंड कर जाएगा, है ना। और क्योंकि x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, तो ये वाला क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी। मतलब अगर इसका एक रफ स्केच आप देखोगे, तो ये इस तरीके से कहीं आएगा, यहाँ पे मिनिमा देता हुआ, और ये वाला पार्ट इसको टच करता हुआ ये इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो सारी बस एक रफ स्केच है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन ये एक रफ स्केच आप समझ सकते हो। और जो एरिया आपको निकालने के लिए बोला था, वो -1 से 0 के बीच में, तो हम यही वाला एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, ये वाला एरिया, और देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। तो हमें नहीं पता था स्टार्टिंग में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट उससे बचने के लिए हमने मॉड का सिंबल यूज कर लिया था। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उस उस चीज को कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स की बात करें, है ना, y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स की बात करें, तो इसका जो कर्व होगा सेम इसी का होगा, बस x को -x से रिप्लेस करना है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, इसी टाइप का है, बस ये 1 पे आपका मैक्सिमा देगा और फिर आएगा, फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने ये वाला पार्ट एरिया कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो दोनों क्योंकि सिमेट्रिक टाइप का है, सेम टाइप का है, तो एरिया दोनों का सेम आ रहा है 1 1, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अगर ग्राफ से आप इंटरप्रेटेड कर सकते हो तो आप ग्राफ से कर लो, नहीं तो जनरल आप वो वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो, सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये था
एरिया वाले पार्ट का, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे के आपको अपकमिंग क्लासेस में लेंगे, ठीक है। इसके आगे अगर आपको कुछ डाउट्स आता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है, तो उसमें आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास, है ना, या आपको उसमें कुछ डाउट है, तो उस वाले चीज को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बता सकते हो कमेंट में। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और करेंगे, तो वहां पे हर एक चैप्टर का आपका धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको कंप्लीट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो, बाय।